रहीम। आज बच्चों हम लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 का। चैप्टर नंबर 1 में लेक्चर नंबर 5 जो आज हम स्टार्ट करेंगे वो है बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड जो है किसे कहते हैं? बायोलॉजिकल मेथड ऐसा मेथड जो किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ऐसा मेथड जो किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाए वो बायोलॉजिकल मेथड कहलाता है। अ मेथड विच इज यूज्ड टू सॉल्व अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो मेथड इस्तेमाल होता है वो बायोलॉजिकल मेथड कहलाता है। बायोलॉजिकल मेथड जो है अब पहला क्वेश्चन दिमाग में आता है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या हो सकती है? व्हाट इज बायोलॉजिकल प्रॉब्लम? यहां पे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हर वो प्रॉब्लम जिससे लिविंग थिंग्स को परेशानी हो, नुकसान हो, इंसानों को नुकसान हो या जानवरों को नुकसान हो या प्लांट्स को नुकसान हो, दैट इज बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। यानी हर वो प्रॉब्लम, हर वो मसला जिससे जानदारों को, लिविंग थिंग्स को प्रॉब्लम्स हो, मसाइल हो, नुकसानात हो, हार्म्स, ऐसी प्रॉब्लम्स को बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कह सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल, पुराने दौर में मलेरिया वाज अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। पुराने दौर में मलेरिया से हजारों इंसान मरे, उनका इंतकाल हुआ। तो मलेरिया से जब हजारों इंसान मरे तो दैट वाज अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इन दोज डेज। उन दिनों ये मलेरिया एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम थी। अब आजकल भी इसकी एक एग्जांपल आपके सामने रख देता हूं, कोरोना वायरस, दैट इज ऑल्सो अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। कोरोना वायरस भी एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम अब दुनिया में बन चुकी है और इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ये सारी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं और इनको सॉल्व करने के लिए जो मेथड इस्तेमाल होता है वो कहलाता है बायोलॉजिकल मेथड। यानी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मेथड बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहलाता है। इस मेथड में जो सबसे पहला स्टेप है वो है जनाब नंबर 1, ऑब्जर्वेशन। Observation is the first step to solve a biological problem. किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पहला जो स्टेप है वो ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्व करना क्या है? अपने 5 सेंसेस से, 5 सेंसेस मतलब आईज, आंखों से देखना, नोज, नाक से सूंघना, स्मेल करना, और ईयर्स, कानों से सुनना, जुबान से चखना, और स्किन टच के लिए। ये डिफरेंट सेंसेस से जब हम किसी भी बात को देखेंगे, चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे तो ये हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं।
किसी भी चीज़ को देखना, चखना, सुनना, स्मेल, टेस्ट, ये सारी चीज़ें, इसके लिए कुदरत ने इंसान को 5 सेंसेस दिए हैं, जिसमें आईज़ है, नोज़ है, टंग है, एयर्स हैं, कान, और इसके साथ साथ जो है स्किन है टच के लिए। तो ये सेंसेस से इंसान जब किसी भी चीज़ को महसूस करता है तो उसको ऑब्जर्वेशन कहते हैं। तो ये ऑब्जर्वेशन जो है 2 तरह की होती है। ऑब्जर्वेशन इज क्वालिटेटिव and quantitative। ये observation may be of 2 types, qualitative observation and quantitative observation। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वालिटेटिव, ऐसी ऑब्जर्वेशन जिसमें हम किसी भी चीज की क्वालिटी चेक करें। An observation in which we check the quality, जिसमें हम किसी भी चीज़ की क्वालिटी को चेक करें, वो कहलाती है क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। टू चेक अ क्वालिटी ऑफ अ सब्सटेंस, किसी भी चीज़ की क्वालिटी। तो दूसरी क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन में ऐसी ऑब्जर्वेशन को कहते हैं जिसमें किसी भी चीज़ की क्वांटिटी को चेक किया जाए। An observation in which we check the quantity of a substance of a thing, किसी भी चीज़ की जब हम क्वांटिटी को चेक करेंगे तो वो ऑब्जर्वेशन कहलाएगी क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। तो बच्चों, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन की निस्बत क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन ज़्यादा एक्यूरेट होती है, और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन में हम डिफरेंट टूल्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे नाप तोल के लिए हम तराजू इस्तेमाल कर सकते हैं, मेजरिंग फ्लास्क इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्वांटिटी चेक करने के लिए यानी क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन के लिए हम डिफरेंट टूल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन और उसकी 2 टाइप्स, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। इसके बाद जब इंसान ऑब्जर्वेशन कर लेता है, एक साइंटिस्ट ऑब्जर्वेशन कर लेता है तो वो उसके अगले स्टेप पर जाता है, जो कि अगला स्टेप उसका हाइपोथेसिस कहलाता है। अगला स्टेप इसका हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस किसे कहते हैं? टेंटेटिव यानी अनटेस्टेड स्टेटमेंट, गैर टेस्ट शुदा, अनटेस्टेड, ऐसी बात जिसको तजुर्बात से ना गुजारा गया हो, ऐसी स्टेटमेंट जिस पर एक्सपेरिमेंट ना किए गए हों, जिस पर टेस्ट ना किए गए हों, उनको हाइपोथेसिस कहा जाता है। अनटेस्टेड स्टेटमेंट, टेंटेटिव स्टेटमेंट, जिसको हम टेंटेटिव स्टेटमेंट भी कह सकते हैं, अनटेस्टेड स्टेटमेंट, टेंटेटिव स्टेटमेंट, इनको हम हाइपोथेसिस कहते हैं। हाइपोथेसिस करेक्ट भी हो सकता है, हाइपोथेसिस रॉन्ग भी हो सकता है। यानी टेस्ट के बाद एक हाइपोथेसिस को करेक्ट और रॉन्ग किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे
कोई भी साइंटिस्ट किसी बात को हाइपोथेसिस की बुनियाद पर करता है तो वो करेक्ट या रॉन्ग हो सकता है। हाइपोथेसिस दो रीजनिंग की बुनियाद पर किए जा सकते हैं। इसमें एक है डिडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग कहते हैं किसी पहले से बने हुए कानून से नई बात अखज़ करना। फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, जनरल टू स्पेसिफिक। यानी किसी पहले से बने हुए लॉ या कानून से कोई स्पेसिफिक बात अखज़ करना, कंक्लूड करना, निकालना, ये कहलाता है डिडक्टिव रीजनिंग। मिसाल के तौर पे एक एग्जाम्पल अगर हम देखें कि ऑल बर्ड्स हैव विंग्स, ऑल बर्ड्स हैव विंग्स, कि तमाम परिंदों के विंग्स हैं, तो इसका मतलब है इससे हम एक बात निकाल सकते हैं, स्पैरो इज अ बर्ड सो इट हैज विंग्स। यानी स्पैरो बर्ड है लिहाजा उसके भी विंग्स होंगे, क्योंकि ऑल बर्ड्स हैव विंग्स। इसी तरह दूसरी रीजनिंग है इसकी, इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग में किसी भी चीज़ों को, बहुत सारी बातों को मिला के एक नया कानून बनाना। जब बहुत सारी बातें एक साथ अटैच हों और उससे एक नया कानून अखज़ हो जाए तो ये रीजनिंग कहलाती है इंडक्टिव रीजनिंग। मिसाल के तौर पे अगर कहा जाए स्पैरो इज़ अ बर्ड इट हैज़ विंग्स, पिजन इज़ अ बर्ड इट हैज़ विंग्स, क्रो इज़ अ बर्ड इट हैज़ विंग्स, तो सब बर्ड्स के विंग्स हैं, सो ऑल बर्ड्स हैव विंग्स, ऑल बर्ड्स हैव विंग्स। ये फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, यानी बहुत सारी बातों को इकट्ठा करके एक कानून अखज़ किया गया, तो ये कहलाता है इंडक्टिव रीजनिंग। इसके बाद जब एक साइंटिस्ट हाइपोथेसिस पर काम करता है तो वो ये चेक करता है कि मेरे हाइपोथेसिस या किसी के हाइपोथेसिस whether they are right or wrong। तो इसमें अगला स्टेप जो साइंटिस्ट के पास होता है या साइंटिस्ट लेता है वो होते हैं एक्सपेरिमेंट्स। यानी जो उसने हाइपोथेसिस पेश किया या किसी ने हाइपोथेसिस पेश किया उस पर टेस्ट किया जाता है whether this hypothesis is correct or wrong। इसके लिए वो एक्सपेरिमेंट करता है, तजुर्बात पर उतारता है उस हाइपोथेसिस को, और इस तजुर्बात की बुनियाद पर देखा जाता है कि हाइपोथेसिस सही है या गलत। तो उसके लिए जो है एक्सपेरिमेंट्स के बाद अगला स्टेप आता है साइंटिस्ट के पास, वो होता है जनाब थ्योरी। अब दो बातें हो सकती हैं। पहली बात, हाइपोथेसिस के मुताबिक एक्सपेरिमेंट्स सही निकले, यानी हाइपोथेसिस सही निकला एक्सपेरिमेंट से, एक्सपेरिमेंट करने के बाद हाइपोथेसिस करेक्ट, तो वो बात एक थ्योरी की हैसियत इख्तियार कर जाती है। यानी वो बात अब स्टेबल और मजबूत हो जाती है और वो बन जाती है थ्योरी।
उसका एक दुनिया के अंदर मकाम थ्योरी का बन जाता है, यानी वो बात एक्सपेरिमेंट से साबित हो गई। नाउ दिस हाइपोथेसिस इज अ थ्योरी, एंड अगर हाइपोथेसिस रॉन्ग है, यानी एक्सपेरिमेंट पर दुरुस्त साबित नहीं हुआ, तो वो थ्योरी का दर्जा हासिल नहीं करता, वो हाइपोथेसिस ही रहता है, वो उससे आगे नहीं बढ़ता। यानी हाइपोथेसिस को एक्सपेरिमेंट पे टेस्ट किया गया, टेस्ट के बाद पता चला कि ये हाइपोथेसिस एक्सपेरिमेंट पर पूरा नहीं उतर रहा, तो इस सूरत में वो सिर्फ हाइपोथेसिस ही कहलाएगा, थ्योरी नहीं बनेगा। और अगर हाइपोथेसिस एक्सपेरिमेंट पर दुरुस्त साबित हुआ तो वो हाइपोथेसिस थ्योरी की हैसियत इख्तियार कर जाएगा। अगली बात यह है कि थ्योरी को फिर पूरी दुनिया एक चैलेंज के तौर पे लेती है, पूरी दुनिया के साइंटिस्ट टेस्ट करते हैं थ्योरी को। बात यहाँ तक खत्म नहीं हुई, इस थ्योरी को जो भी थ्योरी पेश हुई उसको पूरी दुनिया दोबारा टेस्ट करती है और उसको मशकूक अंदाज में देखती है। अगर वो थ्योरी दुरुस्त साबित हुई तो वो बन जाता है साइंटिफिक लॉ, वो बन जाता है साइंटिफिक लॉ, कानून बन जाता है। यानी थ्योरी से अगला दर्जा वो अख्तियार कर जाता है और मज़ीद स्टेबल हैसियत इख्तियार कर लेता है। अब थ्योरी जो है वो पूरी दुनिया के अंदर दुरुस्त साबित हुई, उसमें किसी किस्म की कमी कजी नहीं है, अब वो थ्योरी जो है वो साइंटिफिक लॉ इख्तियार कर गई। और अगर वो थ्योरी पूरी दुनिया में दुरुस्त साबित ना हुई और उसमें कोई प्रॉब्लम नज़र आई किसी को, तो उस सूरत में वो थ्योरी ही रहती है, साइंटिफिक लॉ नहीं बनता। तो इस तरह ये साइंटिफिक लॉ, जैसे कि मेंडल्स के दो लॉज हैं, मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये साइंटिफिक लॉ है। तो इस तरह ये थ्योरी अगर मशकूक तर्ज अमल के बाद भी दुरुस्त साबित हो तो वो साइंटिफिक लॉ बन जाता है। तो ये बायोलॉजिकल मेथड का आखिरी मरहला है। इस तरह ऑब्जर्वेशंस पहला स्टेप होता है इसका, हाइपोथेसिस दूसरा स्टेप होता है, एक्सपेरिमेंट इसका तीसरा स्टेप, थ्योरी बाद में आपकी पेश हो जाती है, एक्सपेरिमेंट से अगर बात दुरुस्त साबित हो जाए और अगर मशकूक तर्जुमे के बाद भी बात साबित सही हो तो वो बन जाता है साइंटिफिक लॉ। तो बच्चों ये हमारा बायोलॉजिकल मेथड का आज एक और टॉपिक ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह कल हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।